इसे शेखर की खुशबख्ती कहा जाए या मेरी बदकिस्मती। लबलबी पर मेरी उंगली का दबाव बढ़ने के दौरान में उस शख्स ने पहलू बदल लिया। इस दौरान में मेरा पिस्तौल गोली उगल चुका था। गोली आहनी के वार्ड से टकराई और उचटकर कमरे में गई। मैंने फौरन ही दरवाजे के खला में दूसरा फायर किया, ताहम शेखर के हलक से कोई चीख बरामद न हुई, जिसका यही मतलब था कि वो अपनी जगह से हट चुका है और मेरी दोनों गोलियां जाया हो गई। मैंने मजीद ताक कर निशाना लगाना चाहा, लेकिन इस असना में वो खबीस खतरा महसूस करके पीछे हट चुका था और खला से झांकती स्टेन गन की नाल भी गायब हो चुकी थी। इससे पहले कि मैं मजीद कुछ सोच पाता, दरवाजे के आहनी के वाड़ एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गए। साथ ही अंदर से कुंडी चढ़ाए जाने की भी आवाज सुनाई थी। इस नई पेशरफ्त पर मैं चंद सानियों के लिए हक्का बक्का रह गया। ये इदराक बहुत अजियतनाक था कि मेरा सारा किया कराया मिट्टी में मिल चुका है। शेखर अपने सरपरस्त समेत अपने छोटे से किले में महफूज हो चुका है। मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने सोचा कि शेखर को ठिकाने लगाने के बाद उसके कब्जे में मौजूद बेशकीमत स्टेन गन और कोई दीगर हथियार हथिया लूंगा, मगर बाजी अब मेरे हाथ से निकल चुकी है। मेरे पास ये दरवाजा तोड़ने का कोई भी जरिया नहीं है, और अगर मैं किसी तरह इस कोशिश में कामयाब भी हो जाऊं तो अंदर शेखर भरी हुई स्टेन गन लिए तैयार बैठा होगा। मेरे संभलने से पहले ही वो मुझे बेदरेग भून डालेगा। इस दौरान में वो फोन पर अपने कारिंदों को तमाम दस्तयाब असलहे के साथ यहाँ पहुँचने का हुक्म दे रहा होगा। कुछ ही देर में वो यहाँ पहुँच जाएंगे और मुझे घेरे में लेकर मार डालेंगे। मेरे जहन पर मायूसी का शदीद हमला हुआ। उसे दरवाजा खोलने पर मजबूर करने का मेरे पास कोई तरीका नहीं था। शायद मुझे जल्द अज जल्द दुम दबाकर यहाँ से भागना पड़ेगा। ऐसी हजीमत तो मुझे कभी नहीं उठानी पड़ी। इतना वक्त बर्बाद किया, इतनी जिद्दोजहद की, सुभाष अपने दोनों साथियों समेत खामखा मारा गया, और इतने जोखम झेलने के बाद मेरे हाथ क्या आया। बिलाखिर मैंने खुद को तसल्ली दी कि मामला अब भी पूरी तरह से हाथ से नहीं निकला। मैं ये दरवाजा तोड़कर अंदर तो नहीं घुस सकता, लेकिन इन दोनों को अपनी बातों के जाल में फंसाने और खुद अपनी मर्जी से बाहर निकलने पर मजबूर करने की सही तो कर सकता हूँ। इन पर भी वही नुस्खा आजमाने में क्या हर्ज है जिसने ऋषभ को मुझसे ताउन करने पर आमादा कर दिया था। मैंने चीख कर कहा, शेखर और सेठ विनायक, मैं स्पेशल पुलिस का इंस्पेक्टर गुरधारी बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए यहाँ आया हूँ। अपने हथियार कमरे में छोड़कर दोनों हाथ सर के पीछे जमाए बाहर निकल आओ। मैं वचन देता हूँ कि मैं तुम दोनों को गोली नहीं मारूंगा। मुझे लगा कि मेरे ऐलान से कमरे में अचानक कुछ हलचल सी मची है। फिर चंद सानियों के लिए सन्नाटा छा गया। मैंने कुछ इंतजार के बाद कहा, तुमने बेचारे ऋषभ को बिला वजह मार डाला। वो तो केवल कानून का साथ दे रहा था और मेरी आज्ञा का पालन करते हुए मुझे यहाँ लाया था। तुमने पता नहीं क्यों गोली चला दी। तुम दोनों चुपचाप मुझे गिरफ्तारी दे देते तो ना इतनी गोलाबारी होती और ना इस गरीब की बिना किसी कारण के हत्या होती। मेरी बात उन्होंने यकीनन सुन ली होगी, लेकिन कुछ देर इंतजार के बावजूद कोई जवाब न आया। मैंने अपनी कहानी आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुन लो, वरना तुम दोनों को भारी घाटा उठाना पड़ेगा। तुम दोनों के खिलाफ पुलिस के पास पूरे सबूत मौजूद हैं। तुम दोनों सजा से नहीं बच सकते, परंतु अगर तुम लोग किसी जोर आजमाई के बिना खुद को मेरे हवाले कर दो तो तुम्हारी सजा में नरमी हो सकती है। और अगर तुमने इसी तरह मुझसे टकराव जारी रखा तो 4-6 साल की कैद की जगह तुम दोनों का अंजाम मौत होगा। ये मेरी आखिरी वार्निंग है। मेरी बात बमुश्किल पूरी हुई थी कि मुझे कमरे के अंदर से एक खासी भारी गरजदार आवाज सुनाई दी। झूठ बोलना बंद करो ढोंगी, तुम्हारा छल कपट हम पर नहीं चलेगा। ये सुनकर मेरा माथा ठनका। ये शख्स इतने एतमाद से ये सब कैसे कह रहा है? इसे हकीकत का कैसे पता चला? कहीं ये मुझे गच्चा देने की कोशिश तो नहीं कर रहा? मैंने उससे भी ज्यादा गरजदार आवाज में कहा, बकवास बंद करो बदमाश। लगता है तुमसे भले मानस की तरह बात करके मैंने गलती की है। तुम समझ रहे हो कि इस कमरे में दुबके रहकर तुम जेल जाने से बच जाओगे? मैं अपनी पलटन को बुलवा कर ये दरवाजा तोड़वा दूंगा, परंतु फिर तुम्हें मेरी गोली से कोई नहीं बचा सकेगा। तभी मुझे ख्याल आया कि शेखर की बजाय उसके साथ मौजूद सेठ विनायक को डराना धमकाना ज्यादा मुनासिब है। वो शेखर जैसा खूंखार मुजरिम नहीं है, वो ज्यादा आसानी से झांसे में आ सकता है। मैंने फौरन ही अपने लहजे में नरमी लाते हुए कहा, सेठ विनायक, मुझे पता है ये लुटेरा हथियार नहीं डालेगा और अपने साथ तुम्हें भी मरवा देगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम पर हत्या या लूटमार जैसे खतरनाक इल्जाम नहीं है। काला धंधा कानून की नजर में ज्यादा संगीन जुर्म नहीं है। तुम्हें अपना जीवन दांव पर लगाने की जरूरत भी नहीं है। तुम पर जुर्म साबित भी हो जाए तो तुम ज्यादा से ज्यादा 2-3 साल में आजाद हो जाओगे। हो सकता है कानून का साथ देने पर तुमको और भी छूट मिल जाए।
इस जुल्मी को समझाओ कि पुलिस मुकाबले में मरने का कोई फायदा नहीं। हथियार फेंक दे और दरवाजा खोलकर बाहर आ जाए। मैं वचन देता हूँ। मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि मुझे शेखर के कहकहा लगाने की आवाज सुनाई दी। बोला, तुम सेठ विनायक से क्या बात कर रहे हो, झूठ मूठ के पुलिस अफसर? इसे तो हिंदी समझ ही नहीं आती। मुझसे बात करो और कान खोल कर सुन लो। हम दोनों हथियार नहीं फेंकेंगे और ना ही दरवाजा खोलेंगे। अभी कुछ देर में मेरे कारिंदे आएंगे और तुम्हारी बोटियां उड़ा देंगे। बस थोड़ा इंतजार कर लो। शेखर के लहजे में इतना एतमाद था कि मैं कुछ सटपटा गया। वो मेरे दावे को सिर्फ झुटला नहीं रहा था, बल्कि मेरा मजाक उड़ा रहा था। ऐसा तभी हो सकता था कि उसे वाकई सारी हकीकत मालूम हो। ताहम मैंने उसे झांसा देने की कोशिश जारी रखी। कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है शेखर, मेरी बैकअप फोर्स भी आने वाली होगी। तुम दोनों के साथ तुम्हारे कारिंदे भी पकड़े जाएंगे। मेरी बात सुनकर शेखर ने कहकहा लगाया। बोला, तुम्हारी बैकअप फोर्स के 2 डाकू बाहर खड़ी गाड़ी में मरे पड़े हैं। तुम यहाँ अकेले आए हो तो इसका मतलब है कि ऋषभ ने तुम्हारे बाकी सारे साथियों को भी जहर देकर मार डाला है। तुम नाटक करके हमें नहीं फंसा सकते। उसकी बात सुनकर मुझे सचमुच हैरत का झटका लगा। ये शख्स यहाँ बैठे बैठे इतना सब कुछ कैसे जान गया? अपना ताज्जुब रफा करने के लिए मैं पूछने पर मजबूर हो गया, तुम्हें ये सब किसने बताया है? फिर वो हंसा। बोला, तो तुम मानते हो कि तुम पुलिस अफसर नहीं, एक बहरूपीय हो और कोई खतरनाक लक्ष्य लेकर यहाँ आए हो। मैंने उसकी बात टालते हुए कहा, परंतु तुमको ये सब कैसे पता चला? उसने फातिहाना लहजे में कहा, तुम जो चाहो कर लो, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए बता देता हूँ मिस्टर गुरधारी लाल, या तुम्हारा जो भी असल नाम है, तुम बहुत चालाक व्यक्ति हो, परंतु तुमको तुमसे भी ज्यादा चलता पुर्जा टकरा गया था। मैंने चौंक कर पूछा, तुम? मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। क्या तुम्हें ये सब ऋषभ से मालूम हुआ है? उसने उसी पुरएतमाद लहजे में कहा, हाँ। उसने टेलीफोन पर भोजन का बताते हुए सिर्फ 2 अक्षर में मुझे बता दिया था कि दुश्मन मुझ पर हमला करने आ रहा है, लिहाजा मुझे अपना जीवन बचाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। उसने तुम्हारे तेलुगु न जानने का फायदा लिया है। उसने चिकन के साथ 2 अक्षर दादी और हेचारिका कहे थे, जिनका मतलब है अलर्ट और हमला। उसकी बात सुनकर मुझे जहां हैरत का झटका लगा, वहीं अपने आप पर गुस्सा भी आया। ऋषभ की मक्काराना फितरत से पूरी तरह आगाह होने के बावजूद मैंने उस पर एतबार करके उसे अपना खतरनाक दाव खेलने का पूरा मौका फराहम किया था। लेकिन इसमें भी कोई शुबा नहीं है कि वो मेरे अंदाजे से ज्यादा बड़ा मक्कार साबित हुआ था। मैं ये सब ख्याल शेखर पर तो जाहिर नहीं कर सकता था, मगर मुझे इस सूरत हाल से निपटने की तरकीब सोचने के लिए कुछ मोहलत दरकार थी। लिहाजा मैंने उसे बातों में उलझाने के लिए कहा, उस मूर्ख मनुष्य ने तुम्हारी जान बचाने के लिए खुद अपनी जान दाव पर लगा दी थी और तुमने उसी को मार डाला। मेरी बात सुनकर वो खबीसाना हंसी हंसा। बोला, मैं इसकी हत्या नहीं करना चाहता था, परंतु गेहूं के साथ घुन भी पिस ही जाता है। इतने बड़े खतरे के समय मैं तुम्हें मारता या उसे बचाता? वैसे भी ऑटोमेटिक हथियार चलाते हुए निशाना कौन लेता है? परंतु मुझे एक बात समझ में नहीं आई। मैंने बेसाख्ता कहा, वो क्या? उसने कहा, हर गुजरते पल के साथ मौत तुम्हारे पास आ रही है, परंतु तुम जान बचाकर भागने की बजाय मुझसे बातें किए जा रहे हो। मैंने कहा, यूं समझ लो कि पकड़ना मेरी मजबूरी है। तुमको पता नहीं होगा कि सरकार ने तुम्हारे सर का मोल 10,000 रुपया कर दिया है, साथ सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ये सुनकर वो जोर से हंसा। बोला, तुम मुझे इतना मूर्ख समझते हो? अच्छा, तो तुम पुलिस से इनाम लेने के लिए खूनी लुटेरों की टोली के साथ मुझे पकड़ने आए हो? तुम तो वाकई बहुत महान हो महाशय। वैसे तुमको बता दूं, सबसे पहले सेठ विनायक ने खतरा भांपा था। वो अपनी गाड़ी में यहाँ पहुंचा तो उसे सामने एक मशकूक गाड़ी नजर आई। उसने पास जाकर देखा तो गाड़ी में 2 लाशें पड़ी थी। उसी समय ऋषभ ने वार्निंग देकर परिस्थिति की संगीनी और भी जता दी। अब समझ में आया कुछ। उसके लहजे में शामिल गहरे तमस्खर ने मेरा दिल छलनी कर दिया। उस पर मेरा कोई भी दाव कारगर नहीं हो रहा था। ये सूरत हाल हर गुजरते पल के साथ मेरी मायूसी में इजाफा कर रही थी। दूसरी तरफ मेरे लिए खतरात भी हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ते जा रहे थे। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि शेखर का दावा अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। मैं इस सूरत हाल में दरवाजे को टक्कर मारकर अपना सर फोड़ सकता हूँ, उन दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, अगर मैं मजीद कुछ देर यहाँ रुका तो खुद मेरा जिंदगी गंवाना यकीनी हो जाएगा। मैं दिल बर्दाश्ता होकर कमरे की छत से नीचे उतरने का सोच ही रहा था कि अचानक गलियारे में बहती शराब की पतली सी नदी पर मेरी नजर पड़ी। उसका बहाव शेखर और विनायक की पनाहगाह की तरफ था और कुछ ही देर में नशावर मशरूब की ये धारा कमरे में दुबकी शराबियों की जोड़ी की कदम बोसी के लिए किवाड़ों के नीचे से अंदर दाखिल होने वाली थी। ये मंजर देखकर मेरा दिल यकलख्त गोया झुरझुरी लेकर जागा।
बल्कि मैं ये कहूँ तो बेजाना होगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को मेरी बेबसी पर तरस आ गया था और उसने मेरे जहन में एक मुमकिना लाह अमल भेज दिया था। मेरे पास मोहलत बिल्कुल नहीं थी, इसलिए मैंने महज चंद लम्हों में जहनी तौर पर जांच पड़ताल कर ली। बिलाशुबा इस सूरत हाल में यही सबसे मुनासिब और शायद वाहिद रास्ता है। मैंने पिस्तौल सीधा किया और एक के बाद दीगरे 3 गोलियां शराब की 3 अलग अलग पेटियों में उतार दी। मैंने ताक कर बंद दरवाजे से मुल्हिक ऊपर तले रखी पेटियों को निशाना बनाया था और उनके कोनों से जरा हटकर गोली चलाई थी। इन गोलियों ने 24 पेटियों के परखचे उड़ा दिए और साथ ही उनमें मौजूद विलायती शराब की बोतलों पर भी कयामत टूट पड़ी। उन पेटियों से भल भल शराब निकलने लगी और छोटी सी नशीली नदी यकलख्त मुख्तसर बरसाती नाले में बदल गई और शराब रेले की शक्ल में कमरे में दाखिल होने लगी। खुदा जाने कमरे में इत्मीनान से दुबके शेखर और विनायक को सूरत हाल किस हद तक समझ में आई थी। बहरहाल इससे पहले कि उन्हें मामले की संगीनी का एहसास होता, मैं अपनी सरगर्मी को फैसला कुन शक्ल देना चाहता था। मुझे इदराक हो चुका था कि गोलियां जाया करने के बावजूद मैं भरपूर अंदाज में अपना मकसद हासिल नहीं कर पाऊंगा। लिहाजा मैंने पिस्तौल अपने पहलू में रखकर लिबास में उड़सा खंजर निकाला और तेजी से आगे झुककर अपने सामने मौजूद सबसे ऊपर वाली शराब की पेटी के तख्तों के दरमियान मौजूद झरियों के दरमियान खंजर की नोक फंसाई। जरा सा जोर लगाने से खंजर का आधा फल तख्तों के दरमियानी दर्ज में उतर गया। मैंने अल्लाह का नाम लेकर खंजर को जोर देकर दाएं तरफ झुकाने की कोशिश की। फजा में लकड़ी चिरने की मखसूस आवाज गूंजी और साथ ही पेटी का बाएं तरफ वाला तख्ता मेखें उखड़ने की वजह से निस्फ ऊपर उठ गया। मैंने उसे पकड़कर झटका तो वो पेटी से अलहदा हो गया। मैंने देखा पेटी में अंग्रेजी अखबार में लिपटी शराब की बोतलें कतार की शक्ल में पैक हैं। मैंने जल्दी से एक बोतल खींचकर बाहर निकाली और अपने पास कमरे की छत पर सजा ली। ये स्कॉच विस्की थी। पहली बोतल निकालने के लिए मुझे थोड़ा सा जोर लगाना पड़ा, ताहम उसके साथ वाली बोतलें दरमियानी खला की वजह से बाआसानी निकल आईं। मेरे हाथ तेजी से चल रहे थे। मैं उखड़े तख्ते के खला से झुककर एक एक करके शराब की बोतलें निकालता गया। जल्द ही मेरे पास जर्दी माइल सियाल की 20-22 बोतलें जमा हो गईं। पेटी के कोने खुदरों में शायद मजीद बोतलें मौजूद होंगी, मगर मेरे कयास के मुताबिक फिल वक्त मेरे मकसद के लिए इतनी बोतलें बहुत काफी थीं। मैं फौरन ही खड़ा हुआ और अपने लाह अमल के अगले मरहले की तकमील में जुट गया। मैंने झुककर विस्की की एक बोतल गर्दन से पकड़कर उठाई और उसे पूरी कुव्वत से शेखर की कमीन गाह के आहनी दरवाजे पर दे मारा। हॉल में बोतल और धाती चादर के तसादुम का करीह धमाका गूंजा। अगले ही लम्हे बोतल चिकनाचूर होकर दरवाजे के सामने फर्श पर जा गिरी और उससे आजाद होने वाली शराब फर्श पर बहने वाली नदियां में शामिल होने लगी। मुझे मालूम था कि इस नागहानी आफत ने शेखर और विनायक को दहला कर रख दिया होगा, लिहाजा मैं उन्हें संभलने का मौका दिए बगैर एक के बाद दीगरे विस्की की बोतलें बंद दरवाजे पर बरसाने लगा। ये बुलंद आहंग धमाके खुद मेरे आसाब पर बम बनकर गिर रहे थे। खुदा जाने कमरे में दुबके बदमाशों की क्या हालत हुई होगी। इस दौरान में कमरे के दरवाजे पर आधी पौनी और चिकनाचूर बोतलों के कांच का ढेर लग गया था, जबकि शराब की नदी अब छोटे मोटे सैलाबी रेले की शक्ल में कमरे में दाखिल हो रही थी। खुदा जाने अंदर दुबके शेखर और विनायक अभी तक समझ पाए थे या नहीं कि मैं उन पर कौन सा हलाकत खेज दाव आजमाने की तैयारी कर रहा हूँ। शायद वो मेरी इस हरकत को अभी तक गुस्से और मायूसी का इजहार ही समझ रहे थे। लिहाजा मैंने उन्हें सूरत हाल की संगीनी का एहसास दिलाने के लिए कहा, शेखर, विनायक, शायद तुम्हें एहसास नहीं है कि तुम लोग कितने खतरनाक फंदे में फंस चुके हो। इंतहाई दर्दनाक मौत तुम्हारे सर पर मंडला रही है, बल्कि तुम्हारे शराब के रेले की शक्ल में तुम्हारे इस ठिकाने के अंदर घुस चुकी है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि हथियार फेंक कर कमरे से बाहर निकल आओ, वरना मैं तुम्हारे कमरे में घुसती शराब की नदी को आग लगा दूंगा, जो अंदर बने जौहर तक भी पहुंच जाएगी और तुम दोनों चंद मिनट में झुलस कर कोयला बन जाओगे। चंद सानियों तक तो वो शायद मेरे इंतबाह को समझ ही न सके। फिर कुछ देर उन्हें मेरी धमकी का वजन जांचने में लगा। उसके साथ ही कमरे में हलचल सी मच गई। वो दोनों शायद आपस में मशवरा कर रहे थे। फिर उन दोनों के जोर जोर से बातें करने की आवाज सुनाई थी। उन दोनों में इख्तिलाफ राय हुआ होगा और अब वो तुंदो तेज लहजे में बहस कर रहे थे। फिर वो बहस चीखो पुकार में तब्दील हो गई। मैंने वक्त बर्बाद होने के संगीन एहसास के साथ गरजदार लहजे में चीख कर कहा, ये कुत्तों वाली लड़ाई फिर कर लेना। अभी मेरी वार्निंग पर ध्यान दो। मैं 10 तक गिनूंगा, उसके बाद कोई चेतावनी दिए बगैर शराब की नदिया को दिया सलाई दिखा दूंगा। आग चंद सेकंड में अंदर तक पहुंच जाएगी और तुम्हारा कमरा एक दहकता अलाव बन जाएगा और तुम जलकर कोयला बन जाओगे। और अगर इस बीच में तुम दोनों ने जान बचाकर बाहर निकलने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों को गोली मार दूंगा। तभी एक अंदेशा जहन में आने पर मैंने अपने लहजे में मजीद घनगरज भरते हुए कहा, और तुम शेखर,
मुझे पता है तुम अचानक दरवाजा खोलकर मुझ पर भ्रष्ट मारने का सोच रहे हो। मेरी बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हें इसका मौका नहीं मिलेगा। तुम मुझे देख भी नहीं पाओगे और मैं तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। मुझे तुम्हारी लाश गिराने पर भी पूरा 10,000 रुपया इनाम मिलेगा। मेरी बात पूरी होते ही कमरे में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। मुझे लगा कि वो दोनों एक बार फिर मुशावरत की तरफ वापस आ गए हैं। मैंने धमकाने वाले लहजे में बात आगे बढ़ाई। कहा, तुम दोनों के पास सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं है। दरवाजा खोलो और अपने दोनों हाथ गुद्दी के पीछे बांधे बाहर निकल आओ। शेखर, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे हथियार डालने के बाद तुम्हें गोली नहीं मारूंगा। मुझे तुम्हारे साथियों की दुश्मनी मोल लेने का कोई शौक नहीं है। तुम्हें मारना ही मेरा मकसद होता तो तुम दोनों को वार्निंग दिए बगैर एक दिया सिलाई जलाकर फेंकना मेरे लिए सबसे आसान था। मैंने बस चंद सानियों का मजीद इंतजार किया। मेरे अंदाजे के मुताबिक दरवाजे में कोई जुम्बिश न हुई तो मैंने फैसला कुन लहजे में कहा, ठीक है, मेरे विचार तुम दोनों ने जीते जी चिता की अग्नि में जलने का निर्णय ले लिया है तो ठीक है। अब मैंने दिया सिलाई हाथ में ले ली है और अब मैं 10 तक गिनती शुरू करने लगा हूँ। इससे पहले कि मैं जुमला पूरा करता, एक झटके से दरवाजे के किवाड़ में दर्स पैदा हुई। मैंने स्टेन गन की नाल की झलक देखी। उसके साथ ही मुझ पर भ्रष्ट मारा गया। मैं इसे अपनी खुशबख्ती ही कहूंगा कि मैं उस हलाकत खेज वार से महफूज रहा, वरना मुझे अपनी जगह बदलने की मोहलत न मिली थी। दरअसल खुद निशाना बनने के खौफ के तहत शेखर ने ताक कर निशाना लगाने की हिम्मत नहीं की थी और उजलत में महज अंदाजे से अंधाधुंध चलाई गई गोलियों की पूरी बौछार मेरे सर के कुछ ऊपर से गुजरकर तहखाने की छत से जा टकराई। खुदा जाने शेखर को अपनी गोलियां निशाने पर लगने या न लगने की खबर हुई थी या नहीं, मगर उसने लबलबी से दबाव खत्म करते ही फौरन दरवाजा दोबारा बंद करने की कोशिश की। ताहम इस दौरान में मुझे इतनी मोहलत जरूर मिल गई कि मैंने किवाड़ों के दरमियान बनने वाली खला में दिखाई देने वाली स्टेन गन की नाल से जरा ऊपर लगातार 2 गोलियां चला दी। दोनों गोलियां कमरे के अंदर तो घुस गईं, मगर मुझे कोई चीख सुनाई नहीं दी और आहनी दरवाजा एक धमाके से दोबारा बंद हो गया। कुछ देर के लिए हॉल में मुकम्मल सन्नाटा छा गया। शेखर की इस हरकत से वाजे हो गया था कि वो मेरी धमकी को उस पर अमल दरामद की तबाहकारियों से आगाह होने के बावजूद हथियार डालने के लिए तैयार नहीं है। अब मेरे पास बज़ाहिर शराब की नदी को आतिशी लावे में बदलने के कोई रास्ता नहीं बचा था, मगर मेरा जहन कह रहा था कि शेखर को निहत्ता करके अपने मतलूबा मकासद हासिल करना ज्यादा मुनासिब है। मुझे कम से कम एक बार और उसे कायल करने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने अपने जहन में मुनासिब अल्फाज तरतीब दिए और गंभीर लहजे में कहा, मुझे लगता है शेखर के तुमने आत्महत्या करने की ठान ली है। मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे तुम्हारे जीने मरने से कोई दिलचस्पी नहीं, परंतु मैं नहीं चाहता कि सेठ विनायक भी तुम्हारी हठधर्मी के कारण पर लोग सिधार जाएं। तुम ऐसा करो कि उसे कमरे से निकाल कर दरवाजा बंद कर लो। उसके बाद मैं इस कमरे को तुम्हारी शमशान बनाने में एक पल भी नहीं लगाऊंगा। मेरा ख्याल था कि कमरे में शेखर और विनायक के दरमियान एक बार फिर झगड़ा शुरू हो जाएगा, लेकिन कुछ ही देर के इंतजार के बाद मैंने दरवाजे के पास से शेखर की आवाज सुनी। वो मुझे मुखातिब करके मुर्दा लहजे में कह रहा था, मैं कैसे भरोसा करूं कि मेरे हथियार फेंकने और कमरे से बाहर आने के बाद तुम गोली मारकर मेरी हत्या नहीं करोगे। मैंने फातिहाना लहजे में कहा, तुम्हारे पास मेरे वचन पर भरोसा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं सेठ विनायक को कहता हूं कि वो चादर का किनारा फाड़ कर तुम्हारे हाथ कमर के पीछे बांध दे। उसके बाद तुम दोनों कांच के टुकड़े बांध कर बाहर गलियारे में आ जाओ। फिर मैं अपनी तसल्ली करके तुम लोगों को अपने साथ ले जाऊंगा। तभी शेखर ने मसालेहत भरे लहजे में कहा, देखो मुझे नहीं पता कि तुम कितना सच बोल रहे हो और कितना झूठ, परंतु इस वक्त तुम्हारा पल्ला भारी है और तुम वास्तव में हम दोनों की हत्या कर सकते हो। परंतु मैं विनायक की सलाह से तुमको एक पेशकश देता हूँ। मैंने कहा, ठीक है बोलो। मैंने शेखर को पुरुमीद लहजे में कहते सुना, तुमने बताया है कि तुम मुझे पुलिस के हवाले करके 10,000 रुपए का इनाम हासिल करना चाहते हो। मैंने कहा, हाँ। उसने कतरे जोशीले लहजे में कहा, हम दोनों तुम्हें पूरा 20,000 रुपया देने को तैयार हैं, बस तुम हम दोनों का पीछा छोड़कर यहाँ से चले जाओ। मैंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, परंतु ये बताओ कि मैं तुम पर कैसे भरोसा कर लूं कि ये राशि मुझे मिल जाएगी। शेखर ने फौरन कहा, 7,000 रुपया मेरे पास यहाँ रखा है, 1,500 रुपया सेठ के बटवे में है, तुम इसे अपने साथ ले जाओ तो ये अपनी हवेली से बाकी राशि पूरी कर देगा। मैंने कहा, थोड़ा रुको, मैं विचार करके बताता हूँ। मैंने कुछ देर खामोश रहकर सोचने का नाटक किया, फिर बोला, चलो ठीक है, परंतु मुझे तुम्हारी ये बंदूक भी चाहिए। शेखर ने कहा, ठीक है, तुम इस स्टेन गन के साथ मेरा पिस्तौल भी ले लो, बस हमारी जान छोड़ दो, तुमने पहले ही यहाँ विनाश कर दिया है। मैंने फातिहाना लहजे में कहा, मैं तो बड़े प्रेम से तुमको पकड़ कर ले जाने के लिए आया था,
ये तोड़ फोड़ खून खराबा तो तुमने शुरू किया है। चलो अब विनायक को कहो कि तुम्हारे हाथ पीछे बांध दे, उसके बाद तुम दोनों बंदूक के अंदर छोड़कर बगैर किसी चिंता के बाहर आ सकते हो। मैं तुम दोनों को अपनी कार में बिठाकर सेठ विनायक की हवेली पर ले जाऊंगा। तुम मेरी कार में ही रहोगे और सेठ विनायक हवेली में जाकर बाकी 10,500 रुपया लेकर आएगा। मैं गिनती करने के बाद तुम्हें वहीं उतारूंगा और वहीं से उड़नछू हो जाऊंगा। शेखर ने खुश होकर कहा, ठीक है, परंतु अगर अपनी पूरी राशि लेने के बाद तुमने पुलिस को। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, तुमने मुझे मूर्ख समझा है शेखर। तुमने पुलिस को बता दिया कि मैं तुमसे ये खतरनाक बंदूक छीन कर ले गया हूँ तो मुझे लेने के देने पड़ जाएंगे। बस 20,000 रुपया मिलने के बाद हमारा ये टंटा खत्म हो जाएगा। शेखर ने पुरजोश लहजे में मेरी बात की तायद की। उसके बाद अंदर खामोशी छा गई। बज़ाहिर वो दोनों मेरे झांसे में आ गए थे, लेकिन मैं उनकी किसी बात पर अंधा एतमाद करने के लिए तैयार नहीं था। लिहाजा मेरा पिस्तौल गोली उगलने के लिए पूरी तरह तैयार था। इस दौरान में मेरी नजरें पूरे गलियारे की मौजूदा हालत का बगौर जायजा ले रही थी।